एक मिनट पूरी रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चीन की खबर के साथ। तो अपना सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत लगभग चीन बना चुका है। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन बहुत जल्द ही इसे ट्रायल्स के लिए समुद्र में उतारेगा। देखिए रिपोर्ट। चीन अपना सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत बना रहा है। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। रक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो चीन बहुत जल्द इस युद्धपोत को समुद्र में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन आधुनिक टाइप 003 एयरक्राफ्ट करियर बना रहा है, जो लगभग पूरा होने वाला है। इसे शंघाई के पास उत्तर पूर्व में मौजूद शियांगनान शिपयार्ड में साल 2018 से बनाया जा रहा है। एक सैटेलाइट ने इसकी तस्वीरें 7 जून 2022 को ही ले ली थी। सैटेलाइट तस्वीरों में करियर का डेक साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट करियर से बैक इक्विपमेंट हटाए जा चुके हैं। पूरा डेक ड्राई दिख रहा है। पोत को पानी में उतारने की तैयारी की जा रही है। जब इस बारे में चीन के रक्षा मंत्रालय से पूछा गया तो उधर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। अभी तक इस युद्धपोत की लॉन्चिंग की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द ही समुद्र में उतारा जा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि चीन भले ही इसे समुद्र में उतार ले, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशन होने में इस एयरक्राफ्ट करियर को अभी 1.5 साल और लगेंगे, क्योंकि उसके पहले काफी ज्यादा मात्रा में समुद्री ट्रायल्स होंगे। अमेरिका और चीन की बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। यही कारण है कि चीन लगातार अपने मिसाइलों को सशस्त्र बनाने में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। हालांकि इससे पहले ही तुर्की के लिए भारत के गेहूं की ये खेप रवाना हो गई थी। इसके बाद इस खेप को मिस्र ने भी ठुकरा दिया था और अब गेहूं की ये खेप इजरायल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। देखिए रिपोर्ट। तुर्की और मिस्र से ठुकराई गई भारत की गेहूं की 56,000 टन की खेप फिलहाल इजरायल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं अब इजरायल के बंदरगाह पर पहुंच गया है। गेहूं की एक खेप कहां भेजी जानी है, उसके लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि गेहूं की खेप के ठुकराए जाने और पैगंबर मोहम्मद पर हालिया विवाद के बीच कोई संबंध नहीं। भारत सरकार का कहना है कि भारत से रवाना होने से पहले गेहूं की इस खेप को सभी जरूरी क्वारंटीन प्रक्रियाओं से गुजारा गया था। आईटीसी लिमिटेड ने इस खेप को तुर्की भेजा था। वही अधिकारी ने कहा तुर्की ने इसीलिए गेहूं की खेप ठुकरा दी क्योंकि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 13 से 14% कम थी, जो तुर्की के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा मानक है। वहीं मिस्र ने सैंपल की जांच के बिना ही गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया था। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, लेकिन इससे पहले ही खेप भारत से रवाना हो गई थी। गेहूं की इस खेप की कीमत लाखों में हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल ये गेहूं इजरायल में फंसा हुआ है। देखना होगा कि कब तक इस पर फैसले लिए जाते हैं या दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत होती है। चलिए अब बात कानपुर हिंसा को लेकर। तो हिंसा मामले में एक तरफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कानपुर में अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर ने 100 से ज्यादा घरों की सूची भेजी है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब शहर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने केडीए वीसी को 100 से ज्यादा भवनों की सूची भेजी है। इन इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने की जानकारी भी मांगी गई है। जिला प्रशासन ने भी केडीए से जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। सूची के सत्यापन के बाद प्रशासन और पुलिस अवैध भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें कि कानपुर हिंसा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें शामिल उपद्रवियों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में यहाँ पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में लगातार गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है। कल एक नाबालिग ने सरेंडर किया था, जिसके बाद ये तमाम तरह के खुलासे हुए हैं। इधर साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के प्रतिनिधियों ने सियोल में एक साझा बैठक की और उत्तर कोरिया की मिसाइल प्रशिक्षण को लेकर चिंता जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बुरे दौर में भी उत्तर कोरिया की ओर से लगातार मिसाइल परीक्षण करने पर दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका समेत जापान ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई। इन देशों का कहना है कि बेहद गंभीर, गैर कानूनी और उकसाने वाला उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण लोगों के लिए चिंता की बात है।
साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के प्रतिनिधियों ने सियोल में एक साझा बैठक की। इस बैठक के 3 दिन बाद ही उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के स्तर पर 3 देशों के साथ हुई लगातार बैठकों के बाद भी उत्तर कोरिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। सियोल और वाशिंगटन के अधिकारियों ने चिंता जताई कि 2017 में न्यूक्लियर परीक्षण के बाद से उत्तर कोरिया क्या करना चाहता है, मगर वो जो करना चाहता है उसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। उत्तर कोरिया ने इस साल के 18 दौर के हथियार परीक्षण के साथ ही मिसाइल और न्यूक्लियर शस्त्रागार को समृद्ध करने पर जोर दिया है। इन हरकतों के चलते दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास समाप्त हो गया। इसके बाद अमेरिकी सहयोगियों ने सतह से सतह मार करने वाली 8 मिसाइलों को उतारा है। एक तरफ चीन अपने हथियार अपडेट कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका को लगातार वो चेतावनी दे रहा है और अपने हथियार को अपडेट करता जा रहा है। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के बाद एक बार फिर से पथराव की घटना देखने को मिली है। 2 पक्षों में पत्थरबाजी का जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई है और पूरी घटना मंगलवार देर रात को जे ब्लॉक में घटी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। बताया जा रहा है कि बीती रात 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पथराव करते देखा जा सकता है। वहीं इस घटना में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त भी कर रही है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि इस मामले में जहांगीरपुरी के रहने वाले 2 आरोपियों विशाल और वीरू को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। दरअसल जहांगीरपुरी में ही 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। तो हनुमान जयंती के बाद ये झड़प हुई, उसके बाद लगातार ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। देखना होगा कब तक बाकी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होती है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी और जेजेपी का भी एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसे लेकर खास जानकारी दी है। नहीं, उनके जाने में और हमारे इकट्ठे होने में फ़र्क है। अब तो परसों वोट पड़ने हैं और हमारे जो विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूँ, बहुत सारे पहली बार के विधायक बने हैं। हमने कभी राज्यसभा का वोट डाल के नहीं देखा, तो हमें कोई न कोई बताए तो गा कि वोट डालना कैसे है, कैसे प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या सिस्टम होता है, हमें तो जानकारी है नहीं। तो सभी को इकट्ठा करके जो हमारे पुराने तजर्बेकार लोग हैं वो हमें बताएंगे। फिर ये भी करना होता है कि हमारे पास सरप्लस वोट है, 31 वोट से हमारा एक हमारी पार्टी का जो नुमाइंदा है वो राज्यसभा चले जाएगा। बाकी का ये फैसला भी करना है कि कौन आदमी 31 वोट इसको देंगे, बचे हुए वोट जो हमारे निर्दलीय को देने हैं वो किसको देंगे। तो हमारा तो इतना ऐसा मकसद है। हम कोई जो कांग्रेस से हमें कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव की हलचल हरियाणा में बढ़ गई। एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर भेज चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें बीजेपी के भी कुछ विधायक शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल परिणामों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी खबरें अभी तक पर खास बातचीत में कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आपके जो विधायक हैं वो भी रिसोर्ट जा रहे हैं। सर, ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, परसों चुनाव है ना, केवल एक दिन के लिए ट्रेनिंग पर बुलाना तो बहुत सहज स्वाभाविक बात है। प्रशिक्षण के लिए बुला रहे हैं। हम कोई कांग्रेस की तरह से दूसरे राज्यों में ले जाकर और रिसोर्ट्स में रखना और सप्ताहों तक रखना ऐसा नहीं है। केवल एक दिन की ट्रेनिंग के लिए सबको बुलाया है और 10 तारीख को वोटिंग हो जाएंगी सब। किस तरीके की सर ट्रेनिंग होगी? सर, किस तरीके की ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग वोट कैसे डालेंगे, कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, इसी की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि पिछले बहुत सारी दिक्कतें पिछली आप चुनाव में देख चुके हो। कांग्रेस तो इसीलिए लेकर गई है कि कांग्रेस की कमजोरी पिछले चुनाव में ध्यान में आई थी।
सर आपके जो उम्मीदवार हैं उनके तो पूरा बहुमत है, पर जो कार्तिकेय शर्मा है उनका किस तरीके से समीकरण आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, कार्तिकेय को 9 बीजेपी के जो अतिरिक्त वोट हैं वो मिल रहे हैं, जेजेपी के 10 वोट मिल रहे हैं, कुछ निर्दलीय साथियों से मिल रहे हैं, कुछ उन्होंने अन्य लोगों से भी अपना समर्थन मांगा है। अब ये तो 10 तारीख को देखना है सब। तो केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। किसानों को राहत देने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दे दी है। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई है। फिलहाल 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। इससे पहले रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के पास खरीफ के साथ साथ रबी सत्र की उर्वरक की जरूरत को पूरा करने के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है और दिसंबर तक इसका आयात करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में गिरावट आई है और उम्मीद है कि अगले 6 माह में इसके दाम और भी नीचे आएंगे। मांडविया ने सोमवार को रिपोर्टरों से कहा कि देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। हमारे पास दिसंबर तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरिया का भंडार है। हमें दिसंबर तक आयात करने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही 16 लाख टन यूरिया का आयात कर चुकी है, जिसे अगले 45 दिनों में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को सब्सिडी में वृद्धि की है। तो खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत यहां पर किसानों को दी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को भंग कर दिया है। इसमें सभी संगठन, विंग और मीडिया टीम शामिल है। पार्टी ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी संगठनों को भंग कर दिया है। पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को भंग करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को छोड़कर सभी संगठनों को भंग कर दिया गया है। इसमें सभी संगठन, विंग और मीडिया टीम शामिल है। पार्टी ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया है। अब पार्टी जल्दी ही नए संगठन की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नए सिरे से संगठन को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करेगी। गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल मेहसाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता की माने तो आम आदमी पार्टी में गत दिनों में बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसी स्थिति में उनको भी संगठन में जगह देने तथा विधानसभा चुनाव से पूर्व एक मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए जिला अध्यक्ष में भी बदलाव किया जाना है। गुजरात के 33 जिलाध्यक्ष समेत करीब 50 पदों पर आम आदमी पार्टी नई नियुक्तियां करेगी। गुजरात में नहीं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड और हिमाचल में लगभग इन चीजों को दोहराया था, जिसके बाद पार्टी को इसका फायदा भी मिलता नजर आया था। अब देखना होगा कि गुजरात में इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 निर्दलीय विधायकों के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। नयनपाल रावत ने पहले बलराज कुंडू के निर्दलीय विधायक को वोट देने की बात कही, तो बलराज कुंडू ने ट्वीट कर निशाना साधा है। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में जंग काफी रोचक हो गई है। बीजेपी जेजेपी ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। बीजेपी के विधायकों की तरफ से कृष्णलाल पवार को वोट देने के बाद बचे विधायक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का साथ भी कार्तिकेय को है। लेकिन इस बीच 2 निर्दलीय विधायकों के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। नयनपाल रावत पहले बलराज कुंडू के निर्दलीय विधायक को वोट देने की बात कह रहे थे, तो बलराज कुंडू को ये बात रास नहीं आई। बलराज कुंडू ने ट्वीट कर नयनपाल रावत की बातों को बकवास करार दिया है और कहा कि अब तक उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसके बाद नयनपाल रावत का ट्वीट सामने आ गया है। नयनपाल रावत ने ट्वीट कर बलराज कुंडू पर निशाना साधा और कहा, बलराज जी ने हम 5 विधायकों के लिए पंच परमेश्वर मानकर हमारे साथ वोट देने का वादा किया था। लगातार बातचीत के बीच शाम 4 बजे भी बातचीत के लिए मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया। उनका ट्वीट न केवल घटिया मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि बलराज में बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ देर पहले खबरें अभी तक पर आपने नयनपाल रावत को सुना था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बलराज कुंडू और नयनपाल रावत, हम दोनों के बीच अगर बातचीत हुई है तो उसे ऐसे ट्वीट पर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। नाराजगी इसी बात को लेकर इसलिए ऐसा ट्वीट किया गया है। इधर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट।
करनाल में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को जेल के बंदियों की तरह बंधक बनाकर रखा है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आए पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि बीजेपी के पास ट्रिपल इंजन की सरकार के अलावा बदमाशों पर प्रहार करने के लिए बुलडोजर का इंजन भी है। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी लड़ाई है ये कोई आज नई बात नहीं है। जीत में देखें तो कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती रहती है। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बावजूद निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। इसके लिए दोनों दलों के नेता जल्द ही समझौते का फार्मूला लाएंगे। ये बात कृष्णलाल पवार ने कही। कृष्णलाल पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है कि 10 जून को फैसला किया जाएगा। संगठन मीटिंग करके तय करेगा। कार्तिक शर्मा ने निर्दलीय नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल किया है। जेजेपी के नेताओं ने उनको समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं। ये बात कृष्णलाल पवार ने कही। राज्यसभा चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए बयानों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इसमें कृष्णलाल पवार भी शामिल है, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस अगर रायपुर में है तो उन्हें कहा कि वो बंदी की तरह रखे गए हैं। इधर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने अहम जानकारी दी है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग कुल 46 शहरों में 19 जून को होनी है। पंचकुला में हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगर परिषद के 18 प्रधान और 456 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए 125 पुरुषों और 125 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें 3 पुरुष और 4 महिलाओं के पर्चे खारिज कर दिए गए। कुल 20 पुरुषों और 37 महिलाओं के नाम वापस लिए गए हैं। कुल 102 पुरुष और 84 महिलाओं का वैध नामांकन पाया गया है। इसमें बीजेपी के 13, आम आदमी पार्टी के 18, इनेलो के 15 और बसपा के 10, इसके अलावा एलएसपी के 4 और जेजेपी के 4 वैध नामांकन पाए गए हैं। 456 वार्डों के मेंबर्स के लिए होगा चुनाव। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 125 मेल नॉमिनेशंस आए थे और 125 फीमेल नॉमिनेशंस आए थे। चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और सभी पार्टियां इस समय चुनावी प्रचार में जान लगा रही हैं। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। एक तरफ राज्यसभा चुनाव का वर्चस्व, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव भी होनी है, जिसके लिए वोटिंग 19 तारीख को डाले जाने हैं। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, इंतजार करना होगा परिणामों का। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मशहूर सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। कई मुद्दों पर खुलकर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा 2 गैंगस्टर हरियाणा से पकड़े गए हैं और इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो कहीं के भी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विज से सवाल किया गया कि आप अक्सर कहते हैं अपराधी हरियाणा या अपराध छोड़ दे। इस पर विज ने कहा, हरियाणा में हमने गैंगस्टर पर कार्रवाई के लिए एसटीएफ बना रखी है। पूरी तरह से अगर वो कहीं भी है, कोई भी है जो कानून के खिलाफ काम करता है, किसी वहीं केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकार के। आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है और भगवान हमारे साथ है। इस पर जवाब देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, केजरीवाल को बिना बात का भय सताता रहता है। पंजाब में बढ़ते क्राइम और लगातार हो रही हत्याओं की वारदातों पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। वहीं कुलदीप बिश्नोई को मिली धमकी के मामले में अनिल विज ने कहा, मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में गहराई तक जाएंगे। चलो, हालांकि अनिल विज ने इशारों में ये साफ कर दिया है कि जो भी आरोपी होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा इसके लिए सतर्क है और हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से पंजाब पुलिस की पूरी मदद की जा रही है। इधर कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद धमकियों का सिलसिला लगातार जारी। सबसे पहले सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरा एक पत्र मिलता है, जिसमें सलमान खान का हश्र सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी जाती है। और इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो धमकी दी गई थी उसमें भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की बात कही गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस तरह से कई शख्सियतों को धमकी दी गई। कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने वाला युवक अब गुड़ा मालानी से गिरफ्तार किया गया है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जान से मारने की इस शख्स ने धमकी कुलदीप बिश्नोई को दी थी। मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी। आरोपी युवक कंवर को गोलियां गरबा से गिरफ्तार किया गया है।
और वहीं इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया है। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस मामले की जानकारी पहले ही साझा कर दी। तो एक तरह से देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई पंजाब से इसके तार मुंबई तक जुड़े। मुंबई में भी धमकियां जो है वहां पर सलमान खान को दी गई। वहीं दूसरी तरफ अब इसके तार राजनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई को धमकी दी गई। हालांकि गिरफ्तारी हो गई, देखना होगा और भी क्या कुछ खुलासे इसमें होते हैं। चले इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।